सुंदरनगर में एक मशहूर पकौड़े वाला रहता था। नाम था उसका चंदू। सुबह उठकर पकौड़े तैयार करना और पूरे दिन नगर में घूम घूम कर साइकिल पर पकौड़े बेचना, यही उसका रोजाना का काम था। पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, जल्दी आओ गरम गरम पकौड़े खाओ। पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। चंदू की आवाज सुनकर हर कोई उसके गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए वहां आ जाता था और थोड़ी देर में ही चंदू के सारे पकौड़े बिक जाते थे। चंदू अपने पकौड़े बेचकर घर लौट आता था। ये देखो माँ, आज मेरी कितनी कमाई हुई। तुम्हें पता है, सुंदरनगर में हर कोई मेरे पकौड़ों का दीवाना है। सबको मेरे पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? क्या फायदा कमाई का जब खाने वाले हम दो हैं। कब से तुझे बोल रही हूँ कि शादी कर ले। कम से कम ऊपर जाने से पहले पोते पोती का मुंह तो देख लूंगी। बहू से सेवा तो करवा लूंगी, पर तू है कि शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। देख, पड़ोस में सबकी बहुएं आ गई हैं, एक तू ही रह गया है शादी के लिए। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब मेरा काम अच्छा चल गया है, तो मुझे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरी माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर मैं आज ही तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। कुछ ही समय में चंदू के लिए बहुत ही समझदार लड़की मिल गई और चंदू की शादी हो गई। नई बहू के घर आ जाने से घर में रौनक आ गई। चंदू की माँ बहुत खुश थी। लक्ष्मी बहू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर ही हमारे घर में आई हो। तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। मुझे पता है बहू, तुम सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। सुनिए, आज तक आप अकेले ही पकौड़े बनाते रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। अब मैं पकौड़े बनाकर दिया करूंगी, आप बेचने जाया करना। इससे आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। कितनी अच्छी है मेरी बहू। मेरा और चंदू का कितना ख्याल है इसे। उस दिन से लक्ष्मी पकौड़े बनाने में चंदू की मदद करने लगी। चंदू का काम आसान हो गया। अब वो सुबह जल्दी ही पकौड़े बेचने के लिए निकल जाता था और शाम तक अच्छी कमाई करके घर लौटता था। पर पिछले कुछ दिन से चंदू परेशान था। जब उसकी पत्नी ने उस परेशानी का कारण पूछा तो उसे बताना ही पड़ा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से परेशान हैं। मुझे बताइए कि क्या हुआ है। हाँ चंदू बेटा, मैं भी तुझे कई दिनों से परेशान देख रही हूँ। क्या बात है? पता नहीं, कुछ दिनों से मैं जब पकौड़े बेचने के लिए निकलता हूँ तो मेरा टोकरा भरा हुआ होता है, पर बाजार तक पहुँचने में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे टोकरे में से कुछ पकौड़े गायब हैं। पकौड़े गायब हैं? पर बेटा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा पकौड़े ही बना दूंगी। कई बार पता नहीं चलता, हो सकता है आपके मन का वहम हो। हाँ, ये भी हो सकता है मेरे मन का वहम हो। कल मैं थोड़े ज्यादा पकौड़े ले जाऊंगा। अगले दिन चंदू थोड़े ज्यादा पकौड़े लेकर जाता है, पर उस दिन भी चंदू देखता है कि पकौड़े थोड़े कम हैं। वो घर आकर ये बात लक्ष्मी और अपनी माँ को बताता है। अरे मेरे बच्चे को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। कोई भूत प्रेत पकौड़े चुरा कर भाग रहा है क्या? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पकौड़े बेचने के लिए जाते हो, क्या कहीं कुछ देर के लिए रुकते हो? मैं जब पकौड़े बेचने जाता हूँ तो रास्ते में बस मैं पानी पीने के लिए नदी किनारे रुकता हूँ। बस, मैं सारी बात समझ गई। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कल के बाद तुम्हारी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? बस देखते जाओ, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। लक्ष्मी बहुत ही समझदार थी। अगले दिन जब चंदू पकौड़े बेचने के लिए निकला तो वो नदी के पास पानी पीने के लिए रुका और फिर से अपने पकौड़े बेचने के लिए चला गया। चंदू पकौड़े बेचकर घर आ गया। अब तुम नगर के राजा के पास जाओ और अपनी ये समस्या उन्हें बताना। चंदू नगर के राजा के पास गया और पकौड़े चोरी होने की बात कही और आज उसने जो किया वो बात भी उसने राजा के कानों में डाल दी। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। चोरों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। चंदू खुशी खुशी घर आ जाता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। अब बारी थी असली चोरों को पकड़ने की। क्या तुम्हें लगता है लक्ष्मी, अब चोर पकड़े जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। मैंने तरकीब ही ऐसी लड़ाई है। चोर तो ये भी नहीं जानते कि उस दिन तुम पकौड़े बेचने बाजार गए ही नहीं। मैंने सिर्फ उन चोरों को पकड़ने के लिए वो पकौड़े तैयार किए थे। उन चोरों के हाथ पर गोंद लगे हुए पकौड़े अच्छे से चिपक गए होंगे। मैंने ऐसा गोंद तैयार किया था जो छुड़ाए नहीं छूट सकता। चोर तो अपने हाथों में पकौड़े चिपके हुए देखकर परेशान हो रहे होंगे, पर राजा जी द्वारा जो खबर उन्हें मिलने वाली है उससे वो बहुत खुश हो जाएंगे।
लक्ष्मी ने पकौड़ों पर चिपचिपा गोंद लगा दिया था, जिससे पकौड़े उन चोरों के हाथ पर चिपक जाएं जो चंदू के पकौड़े चुराते थे। राजा द्वारा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। राजा वीरभान ने कल रात को एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोग देखे थे जिनके हाथ में पकौड़े चिपके हुए थे। राजा वीरभान ने सपने की बात राजगुरु से कही है। राजगुरु का कहना है, यदि सच में ऐसे लोग मिल जाएं, तो राजा वीरभान के लिए बहुत ही शुभ है। इसीलिए राजा वीरभान ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके हाथ में सचमुच पकौड़े चिपके हुए हों। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई है जो ये इनाम पाना चाहता है, तो वो राजा वीरभान के पास जा सकता है। जो भी ऐसा चमत्कारी व्यक्ति राजा वीरभान से मिलेगा, उन्हें राजा वीरभान की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अरे भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारे हाथों में तो सचमुच पकौड़े चिपके हुए हैं। चल यार, जल्दी से राजा वीरभान के पास चलते हैं। पता लगे कोई और पहले पहुंच जाए। गांव के बहुत से लोग उस चंदू से पकौड़े खरीद कर खाते हैं। हो सकता है गांव में और भी लोगों के हाथों में पकौड़े चिपके हों। ये इनाम हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तू ठीक कह रहा यार जग्गू, चल हम जल्दी से राज दरबार चलते हैं। अरे वाह, ये तो कोई जादुई पकौड़े थे जो हमारे हाथों में चिपक गए, और राजा वीरभान को सपना भी इसी का आया। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। लक्ष्मी की तरकीब काम कर गई और चोर पकड़े गए। राजा के दरबार में जब जग्गू और रघु नाम के 2 चोर पहुंचे, तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। इन दोनों चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए, ताकि ऐसे चोर दोबारा राज्य में चोरी ना कर सकें। लक्ष्मी, तुम बहुत समझदार हो। हमारे राज्य में तुम जैसी समझदार प्रजा का होना बहुत जरूरी है। उपहार स्वरूप ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें देते हैं। ये तुम्हारी समझदारी का इनाम है। लक्ष्मी अपने पति चंदू के साथ इनाम लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी बहू अपने नाम के साथ साथ सचमुच लक्ष्मी का रूप बनकर घर में आई है। जीते रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। रामपुर गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी। गांव पहाड़ों के बीच में था और उसी पहाड़ों के बीच एक नदी बहती थी। उसी गांव में मोहन का एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी ममता, उसकी एक 10 साल की बेटी पायल और उसकी माँ रहते थे। एक दिन सुबह सुबह ममता सबके लिए चाय बना कर लाई। इस बार तो ठंड ने हालत खराब कर दी है। ये लीजिए गरम गरम चाय पीजिए, थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। अगर मेरी प्यारी बहू ना होती तो इस ठंड में न जाने मेरा क्या हाल होता। सभी लोग गरम गरम चाय पीने लगे। तभी उसकी बेटी पायल ने कहा, माँ, इस ठंड में मेरा ब्रेड पकौड़ा खाने का बहुत मन करता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, पर आप कभी ब्रेड पकौड़ा बनाती ही नहीं। बेटा, उसके लिए ब्रेड होना भी जरूरी है। हमारा गांव इतना पिछड़ा है कि यहाँ ब्रेड मिलती ही नहीं। अब जब तक इस घर में ब्रेड पकौड़ा नहीं बनेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। तभी मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, देख रही हो अपनी पोती की जिद। ये सब आपके लाड़ प्यार का ही नतीजा है। अब बताओ मैं ब्रेड कहाँ से लेकर आऊँ? बेटा, उसने कोई बहुत बड़ी चीज तो मांग नहीं ली, ब्रेड पकौड़ा ही तो मांगा है। नदी पार करके बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ तुझे ब्रेड मिल जाएगी। अपनी बेटी की इतनी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता है तू। मोहन गांव में घूमने निकल गया। बाहर हल्की हल्की बर्फ की बूंदें पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। मेरा गांव किसी कश्मीर से कम नहीं लग रहा है। गजोदर काका की चाय की टपरी पर जाता हूँ, वहाँ सब गांव वाले बैठे होंगे। मोहन चलते चलते गजोधर काका की चाय की टपरी के पास चला गया, जहाँ पर सभी गांव वाले आग जलाकर बैठे हुए थे। मोहन भी उन्हीं के बीच जाकर बैठ गया। अरे भाइयों, आप लोग इतना शांत क्यों बैठे हैं? अरे क्या बताएं मोहन भाई, हम सभी के घर में हमारी बीवी बच्चियों ने जिद कर रखी है कि उन्हें इस ठंड में ब्रेड पकौड़ा खाना है। चाचा की दुकान पर कभी ब्रेड रहती ही नहीं। क्या फायदा इतनी बड़ी दुकान खोलने का जब ब्रेड ही नहीं है तो। चाचा, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बेटी ने भी जिद बांध ली है कि वो जब तक ब्रेड पकौड़ा नहीं खाएगी तब तक खाना भी नहीं खाएगी। अरे गांव वालों, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारा गांव कितना पिछड़ा है। यहाँ शहर से कोई ब्रेड देने तो आता नहीं, हमें ही नदी पार करके जाना पड़ेगा। और इस समय नदी पार करना खतरनाक हो सकता है। चट्टानें बर्फ बनकर नदी में गिर रही हैं। खतरे से खाली नहीं है नदी पार करना इस समय। हाँ, गजोधर काका की बात भी बिल्कुल सही है। अब अपने परिवार को कौन समझाए। आग तापने के बाद सभी लोग अपने खेतों में काम करने चले गए। काम करने के बाद दोपहर को जब सभी आदमी खाना खाने के लिए अपने घरों में गए, तब किसी के यहाँ खाना ही नहीं बना, यहाँ तक कि मोहन के घर में भी। ममता, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? मैं इतनी ठंड में खेतों में काम करके आया हूँ, खाना ही नहीं बना।
जब हमारी बिटिया ही नहीं खाएगी खाना तो खाना बनाने से क्या फायदा। सुबह से उसको समझा रही हूँ, समझने का नाम ही नहीं ले रही। मोहन गुस्सा होकर बाहर चला गया तो देखा सभी आदमी गुस्से में अपने अपने घर से चले आ रहे थे। मोहन ने उन लोगों से पूछा, अरे आप लोग बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ? आप लोगों के घर भी खाना नहीं बना क्या? अरे नहीं भाई मोहन, हमारी बीबियां कह रही हैं कि जब तक ब्रेड नहीं लेकर आओगे खाना नहीं बनेगा। सब भूख हड़ताल पर बैठे, अब कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हम अपने परिवार के लिए छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे, मर्द होने पर धिक्कार है। चलो भाइयों, अब हमारे पास ब्रेड लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नदी के पास चलते हैं और देखते हैं नदी कैसे पार कर सकते हैं हम लोग। सभी गांव वाले एक साथ नदी के किनारे पहुंच गए। वहाँ पर एक नाव तो थी, लेकिन नाव चलाने वाला वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। लगता है नाव चलाने वाले इतनी ठंड में अपने अपने घर चले गए होंगे। अब हमें ही नाव चलानी होगी। सभी गांव वाले नाव में बैठ गए। सभी लोगों ने मिलकर चप्पू चलाना शुरू किया। नदी का बहाव भी बहुत तेज था, इसलिए नाव डगमग डगमग कर रही थी। भाइयों धीरे धीरे चलो, वरना नाव पलट सकती है। एक बार नाव पलट गई ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। वो लोग किसी तरह धीरे धीरे नदी के बीचों बीच पहुंच गए और फाइनली नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। सभी गांव वाले मार्केट में जाकर ब्रेड खरीदने लगे। ब्रेड खरीदने के बाद उन लोगों ने बहुत सारी मजबूत पॉलीथीन ले ली, ताकि अगर धोखे से भी वो ब्रेड नदी में गिर जाए तो ब्रेड को कोई भी नुकसान ना हो। ब्रेड लेने के बाद वो लोग दोबारा नदी के किनारे आ गए, लेकिन तब तक सूरज ढलने वाला था। हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। रात होने से पहले हमें अपने गांव पहुंचना होगा, वरना खतरा हो सकता है। एक बार फिर से सभी गांव वाले नाव में बैठकर नदी पार करने लगे, लेकिन जैसे ही वो लोग नदी के बीचों बीच पहुंचे वैसे ही अचानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। बर्फबारी बहुत तेज हो गई। ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े पिघल पिघल कर नदी में गिरने लगे, जिससे नदी का बहाव इतनी तेज हुआ कि नाव पूरी तरह से पलट गई। सभी गांव वाले नदी के अंदर डूबने लगे। तब तक टेम्परेचर इतना कम हो गया कि नदी का ऊपर वाला हिस्सा बर्फ से जम गया। सभी गांव वाले बर्फ के नीचे दब गए। उनकी आवाज तक बाहर नहीं आ पा रही थी। लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी का परिवार उनका इंतजार कर रहा था। काफी रात हो गई थी, लेकिन किसी के भी पति घर नहीं आए। मोहन का परिवार भी परेशान हो गया। माँ जी, काफी रात हो गई, अभी तक वो घर नहीं आए। बहू जाकर गजोधर काका की दुकान पर देख कर आ, सभी लोग वहीं बैठकर गप्पे मार रहे होंगे। ममता उसी वक्त मोहन काका की दुकान पर चली गई, पर वहाँ मोहन काका अकेले ही बैठे थे। धीरे धीरे गांव की सभी औरतें इकट्ठी हो गई। काका, हमारे पति आज यहाँ नहीं आए क्या? आप लोगों के भी पति गायब हैं क्या? मेरे पति भी अभी तक घर नहीं आए। कोई भी मेरी दुकान पर आया ही नहीं। कहाँ जा सकते हैं सबके सब? बेटिया, मुझे लगता है वो लोग नदी पार करके ब्रेड का इंतजाम करने गए होंगे, क्योंकि सभी मर्द इसी बात से परेशान थे। ये सुनकर सभी औरतें हैरान हो गई। तभी ममता ने कहा, अगर वो लोग ब्रेड लेने गए होते तो अब तक आ गए होते, क्योंकि नदी पार करते ही बहुत सारी ब्रेड की दुकानें हैं। लगता है कहीं और मटर गश्ती कर रहे होंगे और कुछ नहीं। नहीं बेटा, तुम लोग शायद आदमियों को अभी समझती नहीं हो। सभी आदमी सिर्फ एक ब्रेड की वजह से इतना परेशान थे जैसे सब कुछ लुट गया हो उनका। चलो नदी के पास चलकर देखते हैं। कोई ना कोई नाव वाला तो बता ही देगा कि वो लोग नदी पार करके ब्रेड लेने गए थे या नहीं। गजोधर काका ने अपनी दुकान बंद की और गांव की सभी औरतों के साथ नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर कोई भी नाव नहीं थी। उन्होंने देखा कि पूरी नदी बर्फ बन चुकी थी। तभी अचानक गजोधर काका ने देखा कि नदी के अंदर से कोई बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा है। गजोधर काका नदी के ऊपर भागते हुए वहां तक पहुंचे तो देखा कि सभी आदमी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अब नदी तो बर्फ बन चुकी थी, इसलिए सभी औरतें उस नदी के ऊपर भागते भागते गजोधर काका के पास आ गई तो देखा कि सभी के पति बर्फ के नीचे दबे हुए थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, तुम सबके पति यहाँ बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। अरे हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम सबकी जिद की वजह से आज हमारे पतियों की ये हालत हुई। हमें ब्रेड पकौड़ा खाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आपको बचाएंगे। बहनों, जल्दी से चलो, अपने अपने घरों से फावड़ा लेकर आते हैं। सभी औरतें दौड़ते हुए अपने अपने घर गई और फावड़ा लेकर आई। उन्होंने गजोधर चाचा के साथ मिलकर फावड़े से बर्फ को तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह वो बर्फ ऊपर से तोड़ ही डाली। बड़ी मुश्किल से सभी के पति नदी से बाहर निकले। आप ठीक तो है ना? ये ले ब्रेड। हमें कुछ भी हुआ हो, लेकिन ब्रेड को हमने कुछ नहीं होने दिया। ये अभी तक सुरक्षित है। गजोधर काका सभी गांव वालों को अपनी दुकान पर लेकर आ गए। वहाँ पर उन्होंने आग जलाई। तुम सब लोग जो है आग ताप लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। बर्फ की वजह से पूरा शरीर अकड़ गया है तुम लोगों का। सभी आदमियों ने अपनी अपनी ब्रेड गजोधर काका की दुकान पर रख दी। अब जो हुआ जाने दो, दोबारा जो है ऐसी जिद मत करना। सभी औरतों ने अपने आदमियों से माफी मांगी। सबके बच्चे और मोहन की माँ भी वहाँ पर आ गए। गजोधर काका ने सारी बात उन्हें बताई।
पापा, आज के बाद मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूंगी। उसके बाद सभी औरतों ने काका की दुकान पर ही सबके लिए ब्रेड पकौड़े बनाए और वहीं बैठकर खाने लगे।